Ayaz Mushtaq. Mushtaq की ट्राई. Ayaz Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आज हम बात करेंगे हॉकी पे, जो कि हमारा नेशनल खेल है। और हॉकी में जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया तो ये हॉकी ही थी जिसके ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तान को पहचाना गया। पाकिस्तान ने अब तक हॉकी में 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और 8 एशियन गेम्स जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। और आज भी जो रैंकिंग की बड़ी टीमें हैं, शायद उनमें से भी कोई टीम जो है ये सारे एजाज़ात हासिल नहीं कर सकी है। तो ये पाकिस्तान हॉकी का वो दौर था जब पाकिस्तान हॉकी टीम ग्राउंड में उतरा करती थी किसी भी टीम के ख़िलाफ़, तो वो फतूहात हासिल करती चली जाती थी। पाकिस्तान ने 1960 के रोम ओलंपिक में नसीर बुंदा के ज़रिए जब पहला गोल किया तो हमने भारत की जो कई सालों की ओलंपिक में बरतरी थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी टीम में ऐसे ऐसे नामवर खिलाड़ी आए कि उनका रिकॉर्ड तोड़ना शायद मुश्किल होगा, जैसे कि सुहेल अब्बास, जिन्होंने 348 गोल किए, 21 उन्होंने हैट्रिक करने का कारनामा अंजाम दिया। और उन्होंने एक साल के अंदर विद इन ए ईयर 60 फास्टेस्ट गोल किए, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से शहबाज सीनियर, दुनिया हॉकी के मायनाज खिलाड़ी, जिन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला 1994 का वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा अंजाम दिया, बल्कि उसके साथ 94 में ही जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हुई थी उसको भी जीतने का कारनामा अंजाम दिया। लेकिन उनका नाम यहाँ लेने का मकसद ये भी है कि वो वाहिद पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द टूर्नामेंट के एजाज़ हासिल किए हैं। बेशुमार पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, अगर हम सबका नाम लें और किसी का नाम रह जाए तो यकीनन ये एक जो है किसी भी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने आखिरी मरतबा 1984 में मंजूर जूनियर मरहूम की क़यादत में लॉस एंजलिस का जो ओलंपिक था वो हमने जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आखिरी मरतबा 1994 में हमने शहबाज सीनियर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड कप जीता था और उसके साथ ही पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी। और आखिरी मरतबा हमने जो एशियन गेम्स जीता वो हमने जीता चीन में। तो ये हमारी वो फतूहात थी जो आखिरी मरतबा हमने हासिल की। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की टीम अब तक 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और 8 एशियन गेम्स जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। और अगर आप अब की बात करें तो अब सूरत हाल ये है कि जो इसी साल के इसी महीने में जो ओलंपिक हो रहा है उसमें हमारी टीम नहीं है। इसी तरह से हमारी टीम वर्ल्ड कप में भी नहीं है। एक ज़माना होता था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाइंग राउंड खेले बगैर जो है ओलंपिक भी खेला करती थी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और वर्ल्ड कप भी खेला करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखें तो बहुत सारी वजूहात के साथ साथ एक वजह ये भी रही कि अर्ली 90s में जब मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो थे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की टीमें बतदरीज ख़त्म होती चली गईं। तो उसके हुआ ये कि आपके पास जो एक पूल बड़ा था तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी हमारे पास कम होते चले गए और नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी हमारे पास कम होते चले गए। एक जानिब पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं थे, दूसरी जानिब पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे चली आ रही थी। ना आप मतलब ये कि दूसरी टीमों के साथ बाहर जाके खेल सकते थे फंड्स की कमी के बायस, और ना दूसरी टीमों को फंड्स की कमी के बायस आप यहाँ बुला सकते थे। और जब आप किसी भी टीम की दुनिया में अगर रैंकिंग कम होती है तो बड़ी टीमें उससे खेलना पसंद नहीं करती। और यही हुआ कि ना पाकिस्तान की टीम जो है बाहर जाके बड़ी टीमों से खेल सकी, ना यहाँ आके
वो टीमें पाकिस्तान से खेल सकें। और किसी भी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए, किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में निखार लाने के लिए जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं, बड़ी टीमें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैचेस वो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो मैचेस खेले जाएं, जो एक बहुत बड़ी कमी थी जो पाकिस्तान की टीम नहीं खेल सकी। और उसके साथ साथ हुआ ये कि ख़ुद पाकिस्तान में जो एक ज़माने में डिसिप्लिन के साथ ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स होते थे, जब ख़ास तौर से चैम्पियनशिप बाकायदा हर साल हुआ करती थी, और उसके साथ साथ ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कोई एक टूर्नामेंट किसी न किसी शहर में ऑल पाकिस्तान होता था, और उसके साथ साथ हर रीजन या हर शहर में एक लोकल क्लब का टूर्नामेंट्स होता था। इस तरह पूरे साल जो खिलाड़ी थे वो हॉकी में इन्वॉल्व रहा करते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जब अर्ली 90s में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म होती चली गईं, तो खिलाड़ियों का जॉब और कैरियर ख़त्म होता चला गया। उनको जो ब्रेड एंड बटर था वो मतलब ये कि उनको नहीं मिल सका, और वो जो है आज तक वो सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान की टीम के साथ मतलब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम जो है हालिया महीनों में और हालिया सालों में नामसाइद हालात के बावजूद उसने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। एक वक्त था आज से कोई 1-2 साल पहले कि हमारी टीम की रैंकिंग 18 या 19 चली गई थी, लेकिन फिर 16 आई, और एक वक्त ऐसा आया कि 14 रैंकिंग हो गई। लेकिन अब हमारी टीम की रैंकिंग जो है वो 16वीं पोजीशन पे है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, लेकिन बदकिस्मती से उसको वो अहमियत नहीं दी जा सकी जो मैं ये समझता हूँ कि उसको जो मुकाम मिलना चाहिए था वो उसको मुकाम नहीं मिला। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ वजह तो मैंने आपको बताई, और कुछ वजूहत के लिए हमारे साथ एक ऐसी दुनिया हॉकी की मायनाज शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अब तक जो है उन्होंने 2 गोल्ड मेडल उनके क्रेडिट में हैं, 7 जो है सिल्वर मेडल उनके क्रेडिट में हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल उनके क्रेडिट में हैं, और सबसे बड़ी जो ख़ास बात है उनकी कि वो 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक जो हमने आखिरी मरतबा जीता था, वो उस टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और उनकी टीम की न सिर्फ ज़ाहिर है गोल्ड मेडल जीता, परफॉर्मेंस अच्छी थी, बल्कि उनकी भी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। और हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, वो उनके हम असरों में मतलब वो इसलिए भी एक मुमताज़ मकाम रखते हैं कि जब उन्होंने ओलंपिक में शिरकत की तो वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर हुआ करते थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो एक ऐसे घर के चश्म चिराग हैं जिनके वालिद जो है 1948 और 1952 में वो खुद भी पाकिस्तान की टीम में शामिल थे, और उन्होंने ओलंपिक खेला था। मेरी मुराद आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही अच्छे, अयाज महमूद साहब। अयाज महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अयाज भाई, आपसे ये पूछना कि वो रवायती सवाल होता है कि आपने हॉकी कहाँ से शुरू की, तो आपका तो मतलब ये कि घर में ओढ़ना बिछोना जो था वो जाहिर है मतलब हॉकी था, और जब आपने आंख खोली होगी तो आपके वालिद साहब तो खुद मतलब 2 ओलंपिक खेले हुए थे, और उस वक्त वो ऐसी शख्सियात के साथ हुआ करते थे जैसे कर्नल दारा हो गए, ब्रिगेडियर हमीदी हो गए, ब्रिगेडियर आतिफ हो गए, और एयर मार्शल नूर खां, जिनका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान हॉकी में बल्कि स्क्वॉश में भी, क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में पूरा, और उनकी वजह से स्पोर्ट्स जो थी बड़ी मतलब इन्हांस हुई। तो ये बताइए कि अब जब आपने ज़ाहिर है आँख खोली तो हॉकी तो थी, लेकिन हॉकी से मतलब शगफ और मोहब्बत ये कुदरती थी, या आपने मतलब देखा कि ऐसा माहौल है तो मैं भी उसमें मतलब शामिल हो जाऊँ? बचपन से रियाज भाई हमारे घर के अंदर सिर्फ हॉकी ही डिस्कस होती थी। और क्योंकि मेरे वालिद साहब जब 48 और 52 ओलंपिक्स के बाद, जब पार्टीशन के बाद 47, 48, तो कस्टम टीम को डेवलप ही मेरे फादर ने किया था। मेरे फादर होते थे और मेरे ख्याल है हमीदी साहब होते थे, उन्होंने जो है कस्टम टीम को डेवलप किया। तो मेरे फादर मतलब डे 1 से हॉकी के साथ उनका एक राब्ता रहा। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे घर के अंदर बड़े बड़े नाम, तनवीर डार, समी खान, अनवार अहमद खान, अब्दुल वहीद साहब, ये सब इनका घर में मेरे आना जाना था। ये उस ज़माने के बहुत बड़े प्लेयर्स थे। तो बचपन से एक हॉकी ही घर में, अगर मेरे घर में कोई वो बच्चों के खिलौना नहीं होता प्लास्टिक की, वो हॉकी स्टिक्स वगैरह, वो मेरे घर में होती थी। तो उन्हीं से ही मतलब जो भी होता था हम खेल रहे होते थे। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, अगर बड़ी बहन का नाम लेता हूँ तो बाहिरा जो थी वो भी हॉकी में थी जी, वो भी हॉकी में थी। वो फर्स्ट वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन थी। तो घर में एक हॉकी का माहौल था, तो वही एक शौक है और वही चलता रहा। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया 78-79 में, मैं उस ज़माने में
छोटा था, स्कूल के अंदर हॉकी वगैरह हम खेल रहे थे, तो मेरे फादर से नूर खान ने पूछा कि महमूद आपका बेटा जो है वो हॉकी खेलता है? तो मेरे वाले साहब ने कहा था कि अगर वो हॉकी नहीं खेल रहा होगा तो फिर वो मेरा बेटा नहीं होगा। वाह, ज़बरदस्त। तो ये एक लेगेसी एक अच्छा, फैमिली की आपके थी। वालिद जो थे महमूदुल हसन साहब, वो हमने मतलब जब हॉकी शुरू की और हम जब स्टेडियम आया करते थे तो हम देखते थे कि उनके साथ एयर मार्शल नूर खान होते थे, ब्रिगेड हमीदी होते थे और ब्रिगेड आतिफ साहब हुआ करते थे। वो बड़ा अच्छा दौर था हॉकी का, और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इंटरनेशनली बहुत ही शानदार हुआ करती थी, तो वो भी एक मतलब ज़ाहिर है एक असर था। असर था जी। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं ग्रो कर रहा था 77, 78, 79 के अंदर, मतलब इतनी समझ आ गई थी कि हॉकी खेलनी है। ये स्टेडियम, और स्टेडियम्स तो आपके भरे हुए होते थे, मतलब 30, 40, 50 हज़ार आदमी तो आम स्टेडियम में नज़र आ रहा होता था। और फिर जो मेरे घर में इंटरेक्शन था आना जाने का हॉकी प्लेयर्स का, वो एक वैसे ही पैशनेट, मतलब आई स्टिल रिमेंबर 76 के अंदर मैं कदाफी स्टेडियम गया, तो रशीद जूनियर साहब, बहुत बड़ा नाम था बहुत बार 76, 77 के बिल्कुल। अंदर। तो मैं एचसन कॉलेज में ही था, तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने कहा जी कि मैंने रशीद जूनियर साहब से मिलना है। तो रशीद जूनियर साहब से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे एक हॉकी प्रेजेंट की, और वो हॉकी जो है वो मैं 1980 तक मेरे पास थी। वो सिर्फ मैं मैचेस में निकालता था, वाह। जो हमारे स्कूल मैचेस हाँ। होते थे। बाकी मैंने एक प्रैक्टिस के लिए और डिफरेंट 4-4 हॉकी स्टिक्स उस ज़माने में हम सबके पास होती थी, और केन की हॉकी स्टिक्स होती थी उस ज़माने में। तो वो मैंने एक हॉकी रखी हुई थी जो सिर्फ मैं मैचेस पे निकालता था कि जी मुझे रशीद जूनियर साहब ने दी है। तो इतने पैशनेट थे हॉकी के मामले में कि अगर किसी ने कोई चीज़ दे दी तो उसको संभाल के रखते थे। अच्छा, आपने यहाँ पे मतलब स्कूल की सतह पर भी बड़ी अच्छी मतलब हॉकी के लिए आप हबीब पब्लिक स्कूल में थे। उसके बाद फिर एचएसएन लाहौर में आप चले गए, तो हॉकी जो थी वो कंटिन्यू रही आपकी? रियाज भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तकरीबन 4 स्कूल्स चेंज किए। पहले मैं, जो मेरी बेसिक थी वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची से थी। तो वहाँ पे जब क्लास 3 में आया तो वहाँ से वो भेज देते थे ग्रामर स्कूल के अंदर। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं, ग्रामर स्कूल में इसको नहीं भेजना है, इसको ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ पे हॉकी जो है वो पॉपुलर गेम हो, और हॉकी जो है ये खेलना है, इसको आना चाहिए। तो मैं फिर कैंट पब्लिक स्कूल में गया। अच्छा। कैंट पब्लिक स्कूल के अंदर मुझे 2 टीचर्स मिले। एक उनका नाम था लाला रफ़ीक, जो 48 ओलंपिक्स के अंदर ट्रैक एंड फील्ड के अंदर बड़ा पाकिस्तान नाम को, था उनका जी लाला रफ़ीक लाला का। रफ़ीक का, उन्होंने मुझे जो है बेसिकली हॉकी के अंदर, जो है स्कूल के अंदर, यार आपने हॉकी खेलनी है। स्पीडी में था थोड़ा सा, तो मुझे पहले इन्होंने राइट आउट खिलाना शुरू किया, फिर राइट इन खिलाना शुरू किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, उस ज़माने में वो कराची के अंदर तो ग्रास सिर्फ पोलो ग्राउंड में होती थी, या हॉकी क्लब पाकिस्तान में, ये 2 बिल्कुल। ग्राउंड्स होती थी। बाकी तो सारा वो सैंडी थी, या रड़ा आप जिसको कह सकते हैं, वो होता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा एक स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता था, तो उसके अंदर लाला रफ़ीक जो है मुझे कहते थे कि बेटा ये रोलर है, वो रोल करते थे जिस तरह आजकल वो क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट के रोलर ऊपर, पिच। विकेट के ऊपर करते हैं। तो हमें मुझे कहा जाता था कि बेटा ये ज़रा 25 गोल लाइन से लेके 25 तक जो है ना, ये रोल किया करो। ताकि तो हाथों में ताकत आए, मजबूती वो आए। उस वक़्त तो नहीं समझ आती थी, मैं कहता था कि मैं हॉकी खेलने आया हूँ कि रोलिंग ग्राउंड ठीक करने आया हूँ। लेकिन आज समझ आती है कि वो एक लेसन था, हाँ। जो इंसान, जो कोचेज़ होते हैं, उनको समझ आती है कि पहले इस आदमी को या इस बच्चे को ये समझाया जाए वो कि फोर्स ही कर लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली। किस खिलाड़ी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जी। उसकी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सेंटर हाफ की जो पोजीशन थी, ये तो बड़ी अहम पोजीशन होती है, क्योंकि आपका जो डीप डिफेंस होता है उसका और फॉरवर्ड के दरमियान आप एक जो है जी, ज़ाहिर है पिवटल रोल होता है। बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। तो ये सेंटर हाफ की पोजीशन आपने खुद चूज़ की या किसी ने आपको कहा कि आप सेंटर हाफ की पोजीशन पे खेलें? मैं स्कूल के अंदर पहले राइट आउट, राइट इन, फिर जब मैं पीआईए में आया तो मुझको इन्होंने एज अ राइट हाफ रखा कि उस ज़माने में मेरे जो कोच होते थे सईद अनवर साहब, बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको राइट हाफ खेलना चाहिए, उन्होंने मुझे राइट हाफ किया। 84 ओलंपिक्स से पहले मुझे ब्रिगेडियर साहब ने, हम यूरोप टूर पे गए थे, तो एक गैप आ रहा था, जो मैं फ़ील करता हूँ, एक गैप आ रहा था जिसके अंदर अख्तर रसूल साहब के बाद आपको कोई ऐसा सेंटर हाफ नहीं मिल रहा था जो उस जगह को फुलफ़िल कर सके। तो और हॉकी भी बड़ी एस्ट्रोटर्फ पे आ गई थी, थोड़ी-सी चेंज हो गई थी। स
फास्ट गेम हो रही थी ग्रास के बनिस्बत। तो मुझे वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अयाज मैंने आपको सेंटर हाफ खिलाना है, और ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने मुझे फिर वहाँ से शिफ्ट किया, राइट हाफ से शिफ्ट करके मुझे। ये ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने आपको शिफ्ट जी किया? मुझे बिल्कुल ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने शिफ्ट किया, और फिर आई स्टिल रिमेंबर कि सईद अनवर साहब और मरहूम असद मलिक साहब, इन दोनों को कहा, क्योंकि ये पीआईए में मेरे साथ होते थे, तो इन दोनों को ये कहा गया कि आप दोनों जो हैं इसको आप सेंटर हाफ पूरा 83 जो है मैं पीआईए से जो है मैं सेंटर हाफ खेलता था, और जब पाकिस्तान में जाता था तो मैं उस वक्त राइट हाफ खेलता था, खेलते थे। लेकिन जब पीआईए में आता था तो मुझे सेंटर हाफ कर देते थे। अच्छा अयाज अहमद, इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर एक वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी अयाज महमूद साहब, आप ये बताइए कि ज़ाहिर है आपका जो मतलब इंटरनेशनल हॉकी का कैरियर था वो 1980 से 1987 तक रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बल्कि सब ये समझते हैं कि आपका कैरियर और लंबा होना चाहिए था, जिस तरह की आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन हमने देखा कि आपको घुटने की एक इंजरी हुई, और फिर आपको इंग्लैंड जाना पड़ा, और उस वक्त नूर खान साहब जो थे, एयर मार्शल नूर खान साहब, उन्होंने जो है आपको बड़ा इंटरेस्ट लिया, और मतलब बड़ा माइन्यूटली वो ऑब्ज़र्व किया करते थे हर प्लेयर को, और उन्होंने जो है वो जिम्मेदारी उठाई और आपको इंग्लैंड भेजा, और वहाँ से आपकी मतलब इसका घुटने का इलाज हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हॉकी जो है इसी वजह से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो नहीं सकी। ऐसा नहीं था रियाज भाई, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। 76 के अंदर एक आपको पता है मैगजीन, एक स्कूल मैगजीन निकलती है, जी। ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज। 76 में लाला रफीक ने, मेरे आई स्टिल हैव दैट बुक, कि उसके अंदर एक पेज के ऊपर सिर्फ मेरी तस्वीर है, मेरा नाम लिखा हुआ है, और नीचे उसके लिखा है एन ओलंपियन इन मेकिंग। 76 के अंदर पहले ही कह दिया था मैंने। वो मेरे ख्याल है जो उस ज़माने के उस्ताद थे या टीचर्स होते थे, उनकी एक आय होती थी, तो उन्होंने कहा कि एन ओलंपियन इन मेकिंग 76 के अंदर। फिर उसके बाद मैं हबीब पब्लिक स्कूल में गया। अच्छा, हबीब पब्लिक स्कूल में भी अगर गया तो स्कॉलरशिप पे गया। सही। उस ज़माने में वहीद साहब और होते थे। HSN लाहौर में ये हबीब पब्लिक के बाद गया बाद मैं। गए। हम टूर पे गए, तो वहाँ पे अख्तर रसूल साहब के वाले साहब चौधरी गुलाम रसूल साहब होते थे। उन्होंने जब मुझे वहाँ पे हबीब पब्लिक और एचसन कॉलेज के आपस में जब मैचेस हुए, तो उन्होंने देखा कि अयाज, और उनको पता लगा कि ये महमूदुल हसन का बेटा है, तो उन्होंने मुझे उस टूर के बाद वापस कराची आने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये यहीं पे एडमिट मैंने इसको कर दिया है, वाह, इसका जबरदस्त। एडमिशन मैंने कर दिया है, और अब ये एचसन कॉलेज में पढ़ेगा। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी, क्योंकि कराची के अंदर उस ज़माने में 77-78 के अंदर हॉकी होती ग्रास के पे ऊपर थी। कराची में ग्रास के कोई एलिमेंट था नहीं, तो कॉलेज के अंदर वहाँ पे। आपने 78 का जिक्र किया ना, तो जी। सॉरी टू कट यू, आप सिलसिला जारी रखिएगा। 78 वो साल था जब इस्लाहुद्दीन जो थे टीम के कप्तान थे, जी। और उस दौर में जनाब उन्होंने वर्ल्ड कप भी 78 में जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, और उसके साथ साथ एशियन गेम्स भी जीता। जी, यानी एक साल में ग्रैंड सलाम आप इसे कहें कि वो ओलंपियन इस्लाहुद्दीन की क़यादत में उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने जीते। तो आप सोच सकते हैं ना सर कि जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे लिए तो हॉकी एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब स्पोर्ट्समैन हो, और उसको एक मतलब घर के अंदर भी हॉकी हो, और एक पैशनेट हो कि जी मैंने खेलनी ही हॉकी है। और उस ज़माने में हॉकी, आप किसी भी इवेंट पे जाते थे तो ऐसा हो नहीं सकता था कि हमें ये पता लगे कि पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। हमें यही पता लगता था कि जी फाइनल तो इन्होंने खेलना है। और बल्कि उस वक्त तो ऐसा होता था कि माहिरीन तो अपनी जगह, लेकिन शायकीन जो थे, जब आप किसी टीम के खिलाफ उतरती थी हमारी टीम, तो वो पहले ही से कमोबेश बता देते थे हाँ, आज हमारी टीम जो है इतने गोल से जीतेगी। जीतेगी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वहीं से ही मुझे हबीब पब्लिक स्कूल में जब था तो वहाँ पे वहीद साहब होते थे, वो हमारे कोच थे। उन्होंने मुझे कैंट पब्लिक से हबीब पब्लिक में लेकर आए, कि उस ज़माने में सफदर अब्बास का बहुत बड़ा नाम था बिल्कुल। वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मुझे ले आया तो उन्होंने कहा कि यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपने
खेलना राइट हाफ ही है। उस ज़माने में मैं राइट हाफ ही खेल रहा था। आप फॉरवर्ड नहीं खेलेंगे, आप राइट हाफ खेलेंगे। यहाँ से फिर मेरे एक स्टार्ट होता है, जब मैं एक साल हबीब पब्लिक में रहा, वहाँ से फिर मैं एचसन कॉलेज गया। हमारे एक टीम गई जिसके अंदर क्रिकेट टीम थी, हॉकी टीम थी। इन्होंने जाके जब वहाँ मैचेस खेले तो उसके बाद मुझे चौधरी गुलाम रसूल साहब ने कराची वापस नहीं आने दिया। वहीं पे मेरा एडमिशन कराया और मैं केले हाउस में एज अ बोर्डर में रहा वहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, 1980s में मेरे ख्याल से पहली मरतबा एस्ट्रोटर्फ हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में जी, इंस्टॉल हुई। जी तो बिल्कुल। इसका मतलब ये कि यूरोप में, हॉलैंड वगैरह में और दूसरी कंट्रीज़ में तो उससे पहले एस्ट्रोटर्फ आ गई थी। 78 79 में आ गई 78 थी। 79, लेकिन यहाँ 1980 में तो 80 में। आपने जो है वो अपनी जो पीक की हॉकी खेली वो ग्रास पे भी खेली और एस्ट्रोटर्फ पे भी खेली। सर सीखी मैंने ग्रास के ऊपर, हम्म, लेकिन उस ज़माने में हमारी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग थी रियाज भाई कि हम लोग अगर ग्रास पे खेल के भी एस्ट्रोटर्फ पे आ जाते थे तो हमें पता नहीं लगता। पता नहीं चलता था। हमारी बेसिक इतनी स्ट्रांग थी। मैं आज भी बच्चों को यही बताता हूँ कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो अडेप्टेशन जो है ना, ग्रास से एस्ट्रोटर्फ पे आने के लिए कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। आप हफ्ता 10 दिन खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एस्ट्रोटर्फ क्या कह रही है। अच्छा, ये वही दौर था जब हॉकी जो थी ग्रास से एस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हुई, तो आपके रूल्स भी चेंज होना जी शुरू हो बिल्कुल। गए। और उस वक्त ब्रिगेडियर आतिफ साहब जो थे वो न सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूल बोर्ड सेक्रेटरी के थे, भी बल्कि रूल्स बोर्ड, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रूल्स बोर्ड कमेटी थी, उसके भी चेयरमैन थे। चेयरमैन थे। और उन्होंने बड़ा एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया अपने पाकिस्तानी जो साबिक ओलंपियन से, खासतौर से इस्लाउद्दीन को भी वो लेके गए रूल्स बोर्ड कमेटी जी में। बिल्कुल। और मेरे ख्याल है इस्लाम भाई ने भी शायद 18 साल किया रूल बोर्ड में, जी वो रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब 2000 2001 2002 के अंदर एक नया लॉट आया तो उसने फिर उनको इस्लाम भाई को वहाँ से डिसलोकेट किया। जी। और उसके बाद से फिर आज तक कोई हमारे रूल बोर्ड में हमारा कोई आदमी नहीं है नहीं पाकिस्तान आज का। तक। अच्छा, ये जो मतलब पाकिस्तान का ये उरूज का दौर था, तो मतलब क्या समझते हैं कि अचानक क्या हुआ कि हमारी हॉकी जो है, वैसे तो मैंने बताया कि ज़ाहिर है अर्ली 90s में जब डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म होना शुरू हुई तो उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन जब आपका ब्रेड एंड बटर ख़त्म हो जाएगा, जॉब और कैरियर नहीं होगा, तो ये भी एक वजह थी। लेकिन मैं इसके अलावा पूछना चाहता हूँ कि क्या अचानक क्या हुआ? तो उसके बाद जो है देखें, आखिरी जो हमने एशियन गेम्स जीता, ज़ीशान अशरफ की क़यादत में जीता 2010 में, और उसके बाद से हम अभी तक ये उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। गो के इमाद बट की क़यादत में जो मौजूदा हॉकी टीम है उसने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी रैंकिंग अभी इतनी नीची है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अचानक क्या हुआ ये? देखें, एक स्पोर्ट्समैन के लिए पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्समैन है, आप क्रिकेट को असाइड कर दें, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो तो सारे बेस्ड हैं। आप समझें कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी तो वो स्पोर्ट चलेगा। गलती हमारी ये है कि जब ये सारा सिस्टम चेंज हो रहा था, आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, बैंक्स ख़त्म कर रहे थे अपने स्पोर्ट्स डिवीज़न, तो हमारी फेडरेशंस को ये चाहिए था कि CSR के ऊपर काम करते। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने उसके ऊपर हमारी मार्केटिंग, फेडरेशन के ऊपर मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग मार्केटिंग आप कह आप सकते हैं। मार्केटिंग टीम्स बना लेते हैं, हाँ, अपनी अपनी फेडरेशंस की मार्केटिंग टीम बनाते हैं। मतलब आप वो जो CSR कर रहे हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि मार्केटिंग पे हमें सर मार्केटिंग भी होती है। चले मैं कहता हूँ कंसंट्रेट अगर करना चाहिए। अगर अगर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, आप अगर नहीं कर पा रहे थे तो आप खुद कॉर्पोरेट हाउसेस के पास चले जाते। बिल्कुल। देखें, फंड्स तो उनके पास हैं, लेकिन आपको एक साल पहले उनको बताना है कि हमारा नेक्स्ट ईयर कैलेंडर पूरा क्या है, कैलेंडर क्या है? कैलेंडर क्या है, जो हमने नहीं किया। नहीं किया। हम आज तक एज ऑफ टुडे हम आज भी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे दे और हम हॉकी ठीक कर दें। मैं ये आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट चाहे जितनी मर्जी ग्रांट दे दे, जब तक आप इसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म नहीं लेकर आएंगे, अपनी मार्केटिंग टीम्स नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक नहीं। आप अपने CSR के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ये हॉकी ठीक नहीं होने वाली। देखें, प्लेयर को चाहिए क्या होता है, प्लेयर को ये चाहिए था, जब हम खेल रहे थे, मतलब मैंने 79 के अंदर PIA, मुझे नूर खान साहब ने ले लिया था PIA में, 500 रुपये महीना मिलता था। 500 रुपये उस ज़माने में इतना था कि ख़त्म नहीं होता था। सही। और हम स्कूल में होते थे तो उस ज़माने में 500 रुपये स्कूल में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। वेरस के उस ज़माने में आई स्टिल रिमेंबर के कोल्ड्स की टीमें हुआ करती थी हर सर PIA ने तो डिपार्टमेंट कोल्ड्स की। और आप ये देखें कि एक ज़माने में PIA का, कस्टम का बड़ा अहम रोल था, और बैंक्स का भी बड़ा अहम रोल था कि सर उनके बैंक्स खिलाड़ी का जो बड़ा थे रोल था। दुनियाई हॉकी में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम के साथ पेश कर रहे थे। सर असल में मेरे ख्याल है शायद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनको किसी ने
ये मेरी फीलिंग है, मैं हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कभी ने इन्होंने जाकर ये इनको समझाया ही नहीं है कि ये जो आप प्लेयर्स अगर हायर करते हैं, ये 15 या 16 प्लेयर्स अगर आप रख लेते हैं, तो 15-16 प्लेयर से हबीब बैंक, नेशनल बैंक, बैंक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन 15। हाँ, होता क्या है कि एक स्पोर्ट्स पेज आपका है, जो जिसके अंदर अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसके अंदर आ जाएगा कि जनाब अली नेशनल बैंक ने हबीब बैंक को इतने गोलों से हरा दिया, या हबीब बैंक ने नेशनल बैंक को, तो एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है ना सर। तो हुआ क्या कि आपने जब बच्चों को वहां से डिसलोकेट किया, तो वो बच्चे जाएंगे किधर? बच्चे तो जाहिर बात है, या तो वो प्रोफेशनल लीग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान टीम का कलर मिल जाए और उनको फॉरेन लीग मिल जाए, उसके बाद वो फॉरेन लीग में जाएंगे, वहीं पे वो लड़के कोई ना कोई तरीके से कोशिश करेंगे कि वहीं पे उनको अपना रेजिडेंसी मिल जाए, या शादी कर लेंगे और वहीं पे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर दें। अच्छा अयाज भाई, आपने बड़ा बर वक्त लीग की, हॉकी की बात की। दुनिया भर में मतलब लीग हॉकी खेली जाती है, हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ लीग खेली जाती है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 2005 में जब तारिक किरमानी साहब प्रेसिडेंट थे और मुसरतुल्लाह खान सेक्रेटरी थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, सिर्फ वाहिद लीग हुई थी जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी आए थे। उसके बाद फिर हम कोई लीग ही नहीं करा सके, जबकि दुनिया भर की टीमें हर साल लीग कराती हैं। उसके बाद आपकी फेडरेशन चेंज हो गई थी रियाज भाई, अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा। और हुआ क्या है कि जब वो फेडरेशन के अंदर वो लोग आए, उन्होंने जो भी उनकी स्ट्रेटजीज थी या जो भी था, जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताता हूँ कि ये आज हॉकी किधर स्टैंड करती है उन लोगों की वजह से। बताएं। उसके अंदर हुआ क्या कि जब आपके पास मार्केटिंग टीम्स आई हैं और उन्होंने आके कहा कि जी हम लीग करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जी हमारा शेयर क्या बनेगा। सही। मेरा कहना ये है कि मेरे जैसा आदमी हो तो मैं वैसी कहूँ कि यार 3 साल तक तो आप वैसी टीम वैसी कराएं, जो प्रॉफिट लॉस है आप लें, 3 साल के बाद इतने में हमें भी समझ आ जाएगी। सही। या जो आपने अपनी एक मार्केटिंग टीम बनाई होगी उनको आप उनके साथ अटैच कर दें। तो इतना तो मतलब हमारे यहाँ क्या इंटरनेशनल विजनरी लोग नहीं है क्या? सर देखें, जब आपके दिल में खोट है और आपने पैसे खाने हैं तो फिर यही होगा जो हमारे साथ होगा। देखिए आज का दौर तो जदीद दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है। आज के दौर में तो आपको स्मार्ट मूव करने होते हैं, और जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आपका इंटरनेशनल विजन नहीं होगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं रियाज भाई 2019 के अंदर अगर आपको याद हो तो मैं 1 महीने के लिए फेडरेशन के साथ अटैच हुआ था, जो मैं लाहौर गया था। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने मुझे कहा था कि आप आ जाएं, और मैं एज एसोसिएट सेक्रेटरी, जी जी, ठीक है, कुछ ऐसे रहे थे आप। 1 महीना में रहा था। जब 1 महीने में मैं रहा और मेरी कुछ इंटरेक्शंस हुई सैमसंग वालों के साथ हुई, तो उन्होंने ये मुझे कहा, जो लाहौर बेस्ड थे, उन्होंने मुझे कहा कि अयाज अगर आप हैं तो हम आपके साथ काम कर लेंगे, अगर आप नहीं होंगे और कोई और होगा तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मोटिव्स कुछ और हैं। सही। ये कुछ और कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी पैसा है, जो भी है, टीम बनाएं, जो करें वो आप ले जाएं, वो आप ले जाएं। ये आते हैं, ये हमें कहते हैं कि जी मेरा क्या बनेगा, मेरा कमीशन किधर है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ आया, जो आज तक जो आपके पास अगर कमर्शियल टीम नहीं आई, उसकी रीजंस यही हैं कि आपके पास जो लोग आए, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहे हैं रियाज भाई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर 2001-2002 के बाद। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो क्या हैं? वो यही हैं कि खुर्द-बुर्द करना, जो कि नहीं होना चाहिए था। पैसे जो आ रहे थे, जो भी ग्रांट भी मिल रही थी, वो भी हम खा गए। जो प्लेयर्स पे लगने चाहिए थे, जो टूर्स पे लगने चाहिए थे, जो कैलेंडर आपको सेट करना चाहिए था, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि एक वो दौर था जहां आई स्टिल रिमेंबर कि हम 12 से 14 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट्स होते थे, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक होते थे। तो हर महीने में आपकी वो सारी टीम्स जो है बिजी रहती थी। बिल्कुल। आप ये देखें, लिंटॉट हॉकी टूर्नामेंट मरी में होता था, मतलब हर शहर में होते थे, मीरपुर खास में होता था, कोहाट में होता था टूर्नामेंट, एबटाबाद में होता था, कोयटा में जनरल मूसा होता था, जो हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। हर साल पीआईए जाती थी पार्टिसिपेट करने के लिए। सारी इतने टूर्नामेंट्स होते थे। जनरल मूसा के अंदर कराची कायदे आजम गोल्ड कप होता था, सारी चीजें होती थी। शहीद मिल्लत टूर्नामेंट। ये मतलब आप इस तरीके से आप नाम लेते चले जाएं, हर महीने कोई टूर्नामेंट्स होते थे।
अच्छा, ब्रेक से पहले एक ब्रेक के लिए गुज़ारे, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूँगा ब्रेक से पहले। ये बताइए कि आजकल की हॉकी में मतलब कोचिंग की ऐसे कोई ज़रूरत है? इसलिए कि देखें, कोचिंग जो होती है 14, 16 और 18 साल के लड़के की, और मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो बड़ी अहम होती है, और आज के दौर में खिलाड़ियों की ट्रेनर जो होता है, ट्रेनिंग है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो मतलब आप क्या समझते हैं, कोच की ज़्यादा ज़रूरत है या ट्रेनर की ज़्यादा ज़रूरत है? इसलिए कि हमने देखा है बैन-अल-अक़वामी सतह पर जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, 10-20, 10-15 सालों से हम देख रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस का लेवल वो नहीं होता जो इंटरनेशनल हॉकी में जो मेयार है। तो क्या कहेंगे, मतलब कोचिंग इस सतह पर आके जब लड़के 50-50 मैचेस खेल रहे हैं, तो इसमें ऐसे कोचिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। फ़िज़िकल फ़िटनेस पे मेरे ख़्याल से ज़ोर देना चाहिए। रियाज भाई, अगर आप थोड़ा सा 2002-2003 के बाद अगर आप देखें तो हम जितने भी सीनियर्स थे, मेरा ख्याल है हर एक ने आके यही कहा कि जी फिटनेस इश्यूज हैं, फिटनेस इश्यूज हैं, ये लड़के फिट नहीं है इंटरनेशनल लेवल के लिए। अभी मैं कुछ मेरे ख्याल है 1-2 साल पहले और अभी ये 3-4 महीने पहले भी मैं टीम के साथ रहा हूँ एज अ कोच। तो होता क्या है कि आपने ना फिजिकल ट्रेनर आपने बुलवाया, हुँ, ना वो उसने उस तरीके से ट्रेनिंग करवाई। जो आपके लड़के हैं वो कहते हैं कि जी हमने 4 राउंड्स लगाने हैं ग्राउंड के, हुँ, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करनी है और उसके बाद हमने बॉल से काम करना है। देखिए, ये सारे काम गोरा फॉरेनर को मैं कह देता हूँ, हुँ, गोरा नहीं कहता, फॉरेनर जो है वो अपने लड़कों के या अपने प्लेयर्स के साथ वो ये सारे काम इसलिए कर लेता है क्योंकि उनको एक होमवर्क दिया जाता है उनके प्लेयर्स को कि आपका ये 1 महीने का चार्ट है, आपने ये फिजिकल ट्रेनिंग करके आपने कैंप में आना है। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप अपने लड़के को कोई चार्ट दे दें, वो 1 महीने के बाद जब आपके पास वापस आएगा, तो अगर 18 लड़के हैं या हुँ, 25 लड़के हैं, तो उसमें से शायद अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो शायद 20% लड़के ऐसे होंगे जो वो उसको अप्लाई करेंगे, हुँ। बाकी 80% लड़के उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और इसी वजह से हम कहते हैं कि कैंप में जब आप आते हैं तो वहाँ पर आकर आपको फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लड़का है वो भागता है क्योंकि सही, टफ ट्रेनिंग्स है। सही। अच्छा याद भाई, इस वक़्त हमको ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर छोड़ के जाऊँगा। जो अभी आप बात कर रहे थे कि 2001 के बाद जो लीग नहीं हो सकी, तो उसमें जो फेडरेशन के लोग थे उनके मफादात थे। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा करप्शन का मतलब केस भी सामने नहीं आया। इस वक़्त बहुत से मामलात जो है अदालत में भी हैं। ये भी एक छोड़ के जा रहा हूँ सवाल, लेकिन ब्रेक के लिए जाना है, और एक सवाल ये होगा कि कोच पाकिस्तानी होना चाहिए, ये बाहर का होना चाहिए। तो एक ब्रेक और उसके बाद फ़ौरन आते हैं और अयाज़ महमूद साहब से सवाल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक ओलंपियन अयाज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फ़ातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट। जी अयाज़ भाई, जैसा बात हो रही थी, जो आपने बात की कि करप्शन की, तो करप्शन तो मतलब ऐसे कोई साबित नहीं हुई है, गो के इस वक्त कुछ मामलात अदालत में हैं, लेकिन वो फाइनली में जब तक वो नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें रोशनी डालिएगा ज़रा। देखिए, ऑडिट पॉइंट्स हैं हुँ, और ऑडिट पॉइंट्स अगर आपने ऑफिशियली काम किया हुआ है तो ऑडिट्स तो हर जगह होते हैं, आपने क्लेरिफिकेशंस देनी होती है। इन्होंने आज तक मेरे ख्याल है ये 10-12 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई भी अभी तक उस उन चीज़ों का जवाब ही नहीं दिया है। ये 3-4 लोग ही हैं जिन्होंने सारा काम किया है और ऑन फिंगर टिप्स हैं सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको अगर आप अकाउंटेबल करवा दें तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर हॉकी आपने ठीक करनी है रियाज भाई, तो इन लोगों से आपको जान छुड़वानी पड़ेगी, वरना ये वही हैं जो 15-20 साल से नहीं साथ तो लगे हुए जो हैं। ज़िम्मेदार लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते क्या? समझते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कबूतर आया तो बिल्ली ने आंखें बंद कर ली।
ये वो वाला हिसाब है इनका। चले बहरहाल हमारी दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी को एक मरतबा फिर बामे उरूज पर पहुंचाए और जो हॉकी का तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था वो एक मरतबा फिर वापस आए। ये बताइएगा कि रियाज भाई, को- मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा एड अप कर लूं, अगर जी आप जी बुरा ना प्लीज़ माने। प्लीज़। देखिए, अकाउंटेबिलिटी नाम की एक चीज़ है जो अगर होती हो तो आज आपकी हॉकी यहाँ स्टैंड नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। समीउल्लाह और कलीमुल्लाह से बड़े कोई दो प्लेयर तो इस पाकिस्तान में नहीं ना पैदा हुए, राइट आउट और लेफ्ट आउट, ठीक है। नूर खान साहब के दौर में मेरे वाले साहब उस ज़माने में सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। ये मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ। इनका कोई इशू आया जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान टीम के ट्रायल्स नहीं दिए और ये भावलपुर में थे। ये इतने बड़े दो नाम हैं कि इनके बगैर आपके उस ज़माने में 16 लड़के होते थे कंप्लीट नहीं तो होती कंप्लीट नहीं होती जी थी। तो नूर खान साहब ने कहा कि अगर ये नहीं है तो हम 14 लड़के अनाउंस करेंगे, ये आएँ, कैंप ज्वाइन करें, ट्रायल्स दें, फिर सिलेक्शन कमेटी आएगी, ट्रायल्स लेगी और फिर ये लड़के सिलेक्ट होंगे। उसके अलावा उन्होंने स्टैंड बाय 2 लड़के सिलेक्ट कर लिए। आई स्टिल रिमेंबर कि खुर्शीद साहब होते थे एक राइट आउट यूबीएल के, यूबीएल के खुर्शीद पहले वो एमसीबी में हुआ एमसीबी करते थे, होते, ठीक हमारे है, साथ बड़ी हॉकी खेली एग्जैक्टली। और इधर से सनाउल्लाह साहब को कर दिया था, मरहूम को, ठीक है। लेकिन मुश्ताक अहमद भी होते थे मुश्ताक ज़माने भाई में। भी होते थे, ठीक और है, राइट मुश्ताक अहमद के हवाले से एक बात बड़ी अच्छी कि जब वो ओलंपिक में जा रहे थे तो हम इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गए थे तो उनको मेरी हॉकी पसंद आ गई थी। तो आपके जो 1984 का लॉस एंजल्स ओलंपिक था वो आपकी हॉकी मेरी से हॉकी से भी शायद खेला होगा उन्हें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर देखिए, अकाउंटेबिलिटी उस जमाने के जो ऑफिशियल्स होते थे, आप जितने बड़े मर्जी प्लेयर हो, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो पॉलिसीज हैं, उसको बाईपास नहीं हो सकता था। तो इसी वजह से वो स्टैंडर्ड भी वो था। सही। उसके बाद आपने, अब जो हाल है, कोई भी कहीं कोई खेल रहा हो तो आप ले आते हैं उनको। अच्छा ये बताइए कि कोच जो है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी होना चाहिए या फॉरेन का कोच होना चाहिए, इसलिए कि हमारे बहुत से खिलाड़ियों को जाहिर है लैंग्वेज के मसाइल हैं बिल्कुल और है। नो डाउट कि हमारे बहुत से खिलाड़ी पढ़े लिखे हैं और ख़ासतौर से हालिया टीम जो है हमारी 2-3 सालों से, इसमें तो काफ़ी नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, समझते भी हैं इंग्लिश को। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी होना चाहिए या फ़ॉरेन? हमारे पास भी देखें बड़े बड़े कोच हैं, ताहिर ज़मान क्वालिफाइड कोच हैं, कमर इब्राहिम हैं, और अगर आप दूसरी तरफ देखें देखिए रियाज भाई, मैं तो एक बड़ा सिंपल लॉजिक लेके चलता हूँ कि जहाँ पे अगर 18 लड़कों को अगर अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, या 18 में से 5 को समझ आ रही है, 6 को समझ आ रही है, बाकी 12-14 लड़कों को समझ नहीं आ रही है, तो आपको अपने लोकल कोचेस रखने चाहिए। हाँ, लोकल कोचेस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको बाहर ट्रेनिंग्स के लिए भेजें, एग्जैक्ट, हाँ बाहर ट्रेनिंग्स के लिए अलग भेजें, बिल्कुल, और जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें जो जरूर विलिंग भेजें। भी हूँ पढ़े लिखे भी हूँ। तो सर वो तो एक ऑब्वियसली बात है कि हाँ। जब आप बाहर किसी को कोचिंग के लिए भेजेंगे तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो टेस्ट देना है ना हाँ। आपने, ठीक है। और वहाँ तो कैटेगराइज है, ग्रेड 1 कोच, ग्रेड 2 कोच, ग्रेड 3 कोच, उनके लेवल्स हैं। तो आपको अपने कोचेस को जो है ट्रेन करना चाहिए, वो वापस आकर अपने अपने कोचेस को ट्रेन करें। और मेरा ये कहना है, क्योंकि देखिए हमारा स्टाइल ऑफ प्ले जो है ना, वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियंस के साथ मिलता है, अटैकिंग हॉकी, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अगर आपने कोच मंगाया ना तो आप हॉलैंड से ना मंगवाएं, सही। आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएं, जो आपके पैटर्न पे खेलते हो और जो आज की मॉडर्न हॉकी के अंदर टॉप 6 टीम्स में हो, आप उनमें से किसी को बुलवाएं। डच कोच आपको सिर्फ वो आपको क्या बताता है, जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो आपको पूरा मैच आपको हाफ प्रेस पे खिलाता रहता है कि अटैकिंग हॉकी नहीं खेलनी, लेट द अदर टीम मेक द मिस्टेक। अच्छा, इफ इन केस द अदर टीम डज नॉट मेक अ मिस्टेक, देन डेफिनेटली यू विल मेक अ मिस्टेक। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। हमारे ज़माने में, आप भी हॉकी खेले में, हमारे ज़माने में कहा जाता था बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ठीक है। तो अब हम आके कि जी हम पहले 5 मिनट जो है, अभी आप रिसेंट जितने भी इवेंट्स हैं आप देखें कि आपको जितने भी आपने इवेंट्स खेले हैं, चाहे वो आप पोलैंड में खेल कर आए हैं, चाहे आप मलेशिया में खेल कर आए हैं, आपको शुरू के पहले 15 मिनट के अंदर आपको हमेशा गोल हो जाता है, क्योंकि आप स्टार्ट ही हाफ प्रेस पे कर रहे हैं। सही। वेयरएज के व्हाट आई फील इज कि हमें हाफ प्रेस पे, हम एज अ नेशन बड़ी एग्रेसिव नेशन है। हम तो कहते हैं जी कि बस ग्राउंड में सीटी बजे और हमने अटैक कर देना, गोल कर देना है। और हमारा स्टाइल ही यही है। और वो एक फास्टेस्ट गोल एक ही हुआ था जो हसन सरदार ने किया था इंडिया के खिलाफ। नहीं सर, वो किया था कनाडा के खिलाफ 84 ओलंपिक्स के अंदर, वाह। 7 सेकंड्स के 7 अंदर, सेकंड में। 7 सेकंड्स के अंदर। तो हम तो खेलते ही एग्रेसिव हॉकी है। हाँ ठीक है, उसके अंदर आप जरूर
गेम प्लान जो है उसके अंदर आप चेंज करें, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट्स में आप अपना अगर पूरा ये पिछले 10-12 साल का आप रिकॉर्ड उठाएं तो 15 मिनट के अंदर आपको पहले गोल हो जाता है। सही। अच्छा, एयाज भाई ये बताइएगा कि हमारी एकेडमीज़ जो मुख्तलिफ़ शहरों में इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रही हैं, जिसमें साबिक ओलंपियन खिलाड़ी हैं, कुछ मतलब कौमी खिलाड़ी हैं, कर रहे हैं। देखें लाहौर में तौकीदार बड़ा अच्छा उनकी एकेडमी काम कर रही है, गुजरा में एकेडमीज़ काम कर रही हैं, असलम रोड़ा का एक बड़ा नाम था, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, बड़ा उन्होंने काम किया है। फिर उसके साथ साथ नो डाउट पेशावर में भी है, कोयटा में भी है, कराची में अगर आप देखें तो इस्लाउद्दीन एकेडमी काम कर रही है, इफ्तिखार सैयद एकेडमी भी काम कर रही थी, वो पता नहीं कि अभी फ़ाल है या नहीं है। फिर अल सगीर हॉकी एकेडमी, सगीर हुसैन जो काफ़ी सालों से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ओलंपियन हनीफ खान भी केचे के ग्राउंड में मौजूद हैं, वो भी खिलाड़ियों को तरबियत दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप हैदराबाद में चले जाएँ तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पे हैं रिजवान तनवीर साहब हैं, आसिफ हैं, अख्तर हैं। तो मतलब मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितनी भी एकेडमीज़ काम कर रही हैं, अगर इनको ये एक पेज पे आके आपस में इनका एक दूसरे से कनेक्शन हो और ये एकेडमीज़ जो एक दूसरे के मतलब शहरों में जाएँ आएँ, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्या? मतलब इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए, एक तो एकेडमीज़ जो आपने जिस तरह बताया कि सबकी इंडिविजुअल एकेडमीज़ हैं, बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर आपने हॉकी को इम्प्रूव करना है, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, तो मेरा ख्याल ये है कि आपके 4 सूबे हैं, आप 4 सूबों में एक एकेडमी बनाएं, जो सिंध एकेडमी हो, पंजाब एकेडमी हो, केपीके एकेडमी हो, बलूचिस्तान एकेडमी हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी इलाके में कोई प्लेयर अगर कम है तो यहाँ पे अगर ज़्यादा हैं तो इधर से उठा के उधर भेज दें, बच्चा आपका ग्रूम हो जाएगा और उनके फिर इंटर आप मैचेस करवाएं, ठीक है। उसमें से आपको पता लगेगा कि कौन सा कोच, ये कोचेस का भी तो कंपटीशन है। सॉरी टू कट यू, उसमें ये भी होगा कि आप में कितनी कमी बेशी है या वहाँ कौन सी अच्छी चीज़ हो रही है तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, देखिए ना जी, हर कोच को आप असाइन करेंगे कि जी ये चीज़ है, आपने ऐसे करना है, और हर कोच अपने दिमाग से खिलाएगा कि जी आज मैंने इस पैटर्न पे खेलना है, आज मैंने फॉरवर्ड्स 4 फॉरवर्ड से खेलना है, आज मैंने 3 फॉरवर्ड से खेलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रास रूट लेवल पर ही करनी पड़ेंगी। और देखें, सूबों के पास तो पैसा है ना, बिल्कुल स्पोर्ट्स बजट्स तो है ना उनके पास, तो वो सही जगह यूटिलाइज हो जाएंगे रादर देन कि हम अननेसेसरी कुछ चीज़ें करते रहते हैं। अच्छा, एयाज महमूद साहब, आपसे हमने बहुत सारे सवालात किए, आपने उसके जवाबात भी दिए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो, मैं सवाल ना कर सकूं और आप चाहते हो हॉकी के हवाले से या बेहतरी के हवाले से या किसी भी हवाले से, अगर आप के जहन में हो तो ज़रूर कीजिएगा। रियाज भाई, हमें कमर्शियल एक टीम बनानी पड़ेगी पाकिस्तान हॉकी को, चाहे वो फेडरेशन बनाए चाहे गवर्नमेंट बनाए, कि उसके अंदर आप पैटर्नाइज करें अपने हॉकी प्लेयर्स को, और उनको जब तक आप फाइनेंशियली प्लेयर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वो चाहे हॉकी का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे वो किसी और स्पोर्ट का हो, आप जब तक उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वो बच्चा, आजकल जितनी महंगाई हो गई है, अगर उसने अपने आप को इंडिविजुअली भी अगर अपने पर डे के हिसाब से, तो मेरे ख्याल है 2-2.5 हज़ार रुपये तो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए कि उसने फ्रेश जूस पीना है, उसने सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर का खाना है, ये उसकी एपेटाइट, उसके ऊपर कम से कम 2.5-3 हज़ार रुपये उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ चलें, एयाज महमूद साहब 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट, और जैसे मैंने कहा कि 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल उनके क्रेडिट में हैं। एयाज महमूद साहब, यहाँ हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे और आखिर में चाहेंगे कि कोई एक पैगाम जो हमारे नौजवानों के लिए हो। मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तानी जो हैं बड़ी टैलेंटेड नेशन है। मेरी गुजारिश आप सब बच्चों से ये है कि मेहनत करें, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अ सक्सेस। मेहनत करें और रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। ये अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, आप मेहनत करें, फल देना मेरा काम है। आप मेहनत करें, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी एकेडमिक हो, चाहे वो आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया एयाज महमूद साहब। यकीनन आपने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट एयाज महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी। आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, इसका आप हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारा मकसद यहाँ पे जो हम फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लाते हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि हम आज की नस्ल को बताएं
कि हमारे इन खिलाड़ियों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए थे और दुनिया स्पोर्ट्स में ख़ास तौर से पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करने में अपना किरदार अदा किया था। यकीनन हम जो करंट हमारे जो स्टार्स हैं उनको भी हम यहाँ पे दावत देते हैं और जो हमारे फार्मर स्टार्स हैं उनको भी हम दावत देते हैं। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुँचा। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।